हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे दूसरी शादी को लेकर के कि दूसरी शादी के लिए क्या देखा जाता है। आर यू डेस्टिन्ड फॉर सेकंड मैरिज? बहुत सारे लोग आज की डेट में फर्स्ट मैरिज में ब्रेकअप होता है, तो मैक्सिमम जो कंसल्टेशन आते हैं वो सेकंड मैरिज को लेकर के आते हैं कि कब होगी। इस वीडियो में मैं आपको एक ग्लिम्स दूंगा, और ये ग्लिम्स है आने वाले कोर्स का, जो कि कर्म एंड रिलेशनशिप है। और आई हिसाब से आप देखते होंगे कि जब मैं कोई चीज शेयर करता हूँ तो वो प्रैक्टिकल होती है और डाटा बेस्ड होती है, क्योंकि ज्योतिष के अंदर डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास डाटा होना चाहिए। डाटा मतलब कि आपने कितने चार्ट देखे, उसमें क्या पैटर्न नोटिस किया, आप किसी चीज को कैसे ऑथेंटिकेट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो सेकंड हाउस को, सेकंड मैरिज को लेकर के। अगर आप भी मैरिज एंड रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं तो कैसा जॉब प्रोफाइल, क्या स्पाउस का प्रोफाइल हो सकता है, कैसे आप लोगों की मैरिज लाइफ रह सकती है, शादी के बाद क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्या डाइवोर्स के कॉम्बिनेशन, और कब शादी नहीं करनी चाहिए। मतलब कि क्योंकि ये भी आजकल एक बड़ा वो है कि शादी करूं कि नहीं करूं। बहुत सारे लोग तो भय में है कि अ, मेरे सेवेंथ हाउस में कोई मैलेफिक बैठ गया, वो इसी बात से भय डरते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे सेवेंथ हाउस में केतु है। ठीक है, लगन नवाज के लगन में भी केतु है, लेकिन फिर भी मेरी लव मैरिज है। ठीक है। सो वो भी तो ऐसा है ना, सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड बहुत मैटर करता है। ये जो प्लैनेट है जो वहां बैठते हैं वो मॉडिफिकेशन करते हैं। असली गेम तो सेवेंथ लॉर्ड दिखाता है। उसका पोजीशन नवांश में कैसा गया वो दिखाता है। आपका 1 7 एक्सिस D1 D9 के अंदर कैसा है। डाइवोर्स के कॉम्बिनेशन अलग होते हैं, मैंने ये बताए हुए हैं अपने पिछले वीडियो में, मेरे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उससे पहले बहुत सारे लोगों ने कल ये पूछा कि क्या ट्वेल्थ हाउस भी देखना चाहिए। आपने कहा था बिल्कुल ट्वेल्थ हाउस देखना चाहिए। S K मेहता साहब ने ट्वेल्थ हाउस देखने के लिए वो डे ऑफ मैरिज निकालते थे, तो ट्वेल्थ हाउस तो एक्टिव होता ही है। बट मैंने ये कहा कि वो तो तब भी एक्टिव हो रहा है जब आप फर्स्ट रिलेशनशिप में आ रहे हैं, है ना। तो शादी भी एक रिलेशनशिप ही है, लेकिन वो रिलीजियस सेरेमनी हो रही है, तो जुपिटर और नाइन्थ हाउस का कुछ संबंध बनेगा। थर्ड लॉर्ड नवम में, नवम का स्वामी थर्ड में, या जुपिटर थर्ड या नाइन्थ हाउस को एक्टिव करेगा तब होगा ये, क्योंकि रिलीजियस सेरेमनी हो रही है। तो वो डेट निकालने या मंथ निकालना हो किसी की शादी का, उसके लिए इस्तेमाल होता है, जो कि अपने आप में एक यूनिक टेक्निक है। तो आज हम बात करेंगे शादी, दूसरी शादी की, कि क्या आपकी दूसरी शादी कब होगी, मतलब कि टाइमिंग कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि कौन सा हाउस देखें। कोई कहता है सेकंड हाउस देखो, कोई कहता है नाइन्थ हाउस देखो। मैं आपको कह रहा हूं कि आपको अगर दूसरी शादी का एक्टिवेशन देखना है कि कब दूसरी शादी होगी, तो वही सेवेंथ हाउस, वही नाइन्थ हाउस देखना है आपने। सेवेंथ हाउस प्राइमरी हाउस है, चाहे कितनी भी शादियां हो। तो वो क्योंकि वो ऑपोजिट सेक्स का है, वो वैसे वही रहेगा। सिर्फ आपने नाड़ी का सिस्टम लगाना है कि अगर आप महिला के लिए देख रहे हो दूसरी शादी, तो जुपिटर को लेना है आपने, जुपिटर को लेना है सेकंड हस्बैंड। और फीमेल के केस में मरकरी को सेकंड वाइफ लेना है आपने। ठीक है, उनके नेचर और उनके बारे में जानने के लिए। लेकिन अगर आपको ये देखना है कि वो कब हो रही है, तो आप पहले तो ये देखेंगे कि किसकी पहली शादी, ब्रेकअप कब हो रहा है, डाइवोर्स कब हो रहा है। उसके बाद जो अगली दशा है, अंतरदशा है, क्या वो स्ट्रांगली सेवेंथ हाउस या नाइन्थ हाउस या नवांश के नाइन्थ हाउस को एक्टिवेट कर रही है कि नहीं कर रही है, कुछ उसमें लिंक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद तो आप वही ट्रांजिट देखेंगे, जुपिटर का ट्रांजिट, लगन से, थर्ड से, नाइन्थ से, या सप्तम भाव को या नाइन्थ हाउस को एक्टिवेट करना। राहु केतु द्वारा सेवेंथ हाउस को, सेवेंथ लॉर्ड को, या शनि द्वारा सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड को एक्टिवेट करना। ये तीन चीजें आप देखेंगे। तो आपको पता है कि इस व्यक्ति का डाइवोर्स हो चुका है, अब ये दूसरी शादी के लिए देख रहा है, तो आने वाली दशाओं को देखेंगे आपकी कौन सा प्रोमिनेंट प्लैनेट ये इवेंट एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, तो हम उसको केस स्टडी के द्वारा समझ सकते हैं। जनरली मैं आपको बताऊं, अगर आपके चार्ट के अंदर मान लीजिए सेवेंथ लॉर्ड, D1 का सेवेंथ लॉर्ड नवांश में डुअल साइन में चला गया, जेमिनाई, वर्गो, धनु या मीन में चला गया, डुअल साइंस है, दो ही स्वभाव राशियां हैं, तो ये इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, फिर दूसरा आप देखेंगे कि नवांश का सेवेंथ लॉर्ड तो नहीं डुअल साइन में चला गया, क्या आपका लगन लॉर्ड तो नहीं डुअल साइन में चला गया नवांश के अंदर, यानी धनु के अंदर, कन्या के अंदर, मिथुन के अंदर या मीन के अंदर, या आपका जो महिलाओं के लिए मंगल है वो तो नहीं डुअल साइन में चला गया। तो वो डुअलिटी दिखा रहा है, ये तो डुअलिटी दिखा रहा है। उससे पहले आपकी पहली शादी का डाइवोर्स होना चाहिए चार्ट के अंदर। तो जो लोग इस दुविधा में है कि आपकी दूसरी शादी हो सकती या नहीं हो सकती, उसके लिए हम प्रैक्टिकल चार्ट से आपको समझा देते हैं। और कब होती है, कैसे होती है, उसको हम प्रैक्टिकल चार्ट से समझ लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक चार्ट है। कोई भी चीज डाटा के आधार पर होती है, ऑब्जर्वेशन के आधार पर होती है।
और फिर आप उससे जो प्रोडिक्शन करते हैं। तो मैं आज तक जो भी सेकंड मैरिज के प्रोडिक्शन करता आया हूँ अपने करियर में, ज्योतिष के करियर में, तो वो हमने सेवेंथ हाउस और नाइन्थ हाउस को, सेवेंथ को प्राइमरी लिया है और नाइन्थ हाउस को सेकेंडरी लिया है, और नवांश के नाइन्थ हाउस को हमने उसमें लिया और उससे प्रोडिक्शंस किए हैं सेकंड मैरिज को लेकर के। क्योंकि जो पैटर्न रिपीट होता है, ज्योतिष इज अ डाटा साइंस, इससे मैथमेटिकल इक्वेशंस है ना, कि ये प्लैनेट इस राशि में बैठा वो क्या दिखा रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, किस घटना की तरफ दे रहा है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जैसे एक एस्ट्रोलॉजर ने चार्ट देखा एक व्यक्ति का और उसको बहुत सारी रेमेडीज बताई कि उसकी शादी में ट्रबल चल रहा है, ये चल रहा है, तो मेरे पास वो चार्ट है, मैंने कहा ये तो आपका 3 से 4 महीने के अंदर डाइवोर्स होने वाला है। क्योंकि उसके चार्ट के अंदर डाइवोर्स का कॉम्बिनेशन एक्टिव था, वो दशा प्रत्यंतर दिखा रहा था, और उसके चार्ट के अंदर दूसरी शादी का योग है। अब दूसरी शादी का योग का मतलब है कि उसका कर्म किसी दूसरे के साथ भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ उसका खत्म हो गया तो वो ब्रेकअप हो जाएगा। तो किसी का लाइफ का थीम होता है, वही तो ज्योतिष ने पढ़ना है, वही तो उसको बताना है कि ये खत्म होकर के दूसरा इस पीरियड में स्टार्ट होगा। उसका जो बच्चा है उसके चार्ट के अंदर क्लियरली 2 मदर का कॉम्बिनेशन है, यानी कि उसकी 2 मदर होंगी। तो आप ये ना सोचें कि मैं रेमेडी करवा लूंगा इसका डाइवोर्स रोक दूंगा, है ना। तो अगर दशा और ट्रांजिट को अगले 3-4 साल के लिए देखना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि क्या दूसरी शादी तो नहीं है। अगर डाइवोर्स का कॉम्बिनेशन है तो डाइवोर्स होगा, ठीक है। वो टाइमिंग आप बताते हैं उसमें, और एक क्लियर गाइडेंस देते हैं, इंस्टेड कि आप ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा नहीं होता है, घटना होती है। बस आपको वो क्लैरिटी देनी होती है, सामने वाले को अननेसेसरी इधर उधर नहीं भगाना होता है। यही ज्योतिष है, दिस इज द ज्योतिष, है ना। ये इसीलिए इतनी किताबें लिखी गई टाइमिंग ऑफ इवेंट पे, इसीलिए इतने प्रॉमिस ऑफ इवेंट पढ़ाए जाते हैं, योग पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन आज का थोड़ा सा पैटर्न ज्योतिष का चेंज हो गया है। मैं थर्ड हाउस को ऐसे कर लूं, मैं यूज कर लूंगा थर्ड हाउस को, थर्ड हाउस को तो आप रोज यूज कर रहे हैं जब आप अपने हाथ से कुछ करते हैं। थर्ड हाउस आपका रोज इस्तेमाल हो रहा है। अगर ये जिस दिन इस्तेमाल नहीं होगा, यूज नहीं होगा, उस दिन आपका थर्ड हाउस बंद हो गया, मतलब कि आपके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, हाथ काम नहीं कर रहे हैं, है ना। क्योंकि चार्ट आप ही है, यू आर द बर्थ चार्ट, वो आप ही का मिरर है। वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का एक गणना दिखाता है, पॉसिबिलिटीज दिखाता है, ठीक है। और आप अपनी इंटरनल चीजों को फिर एक आउटकम के साथ कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कैसे आप उसको सिंक्रोनाइज करते हैं, वो ज्योतिष के माध्यम से आपको समझ में आता है कि हाँ अब मुझे क्या स्टेप लेना है, अब मुझे क्या डिसीजन लेना है। ना कि आप उसको बहुत सारे उपायों में बांध दें, बहुत सारी ऐसी चीजों में बांध दें जो रेलिवेंट ही नहीं होगी, क्योंकि एट द एंड उसका डाइवोर्स होना है। जैसे अभी वीनस केतु लियो में था एक व्यक्ति का, उसका सेवंथ लॉर्ड मरकरी कन्या में चला गया, जो कि वक्री है, नवांश में भी जेमिनाई में चला गया। दशा चल रही है जो कि मैरिज को खत्म करती है, नवांश के 8th की और लगन के 2nd की, तो मैरिज खत्म होनी है डेफिनेटली। तो वो क्लियर कट बताओगे ना आप, क्योंकि वो होनी है, उसका पाथ अब दूसरी दिशा में जाना है, उसका लाइफ का एक थीम होने वाला है। प्रभु श्री राम जी के अगर जीवन में माता सीता जी का हरण नहीं होता तो भगवान राम नहीं होते, फिर रावण को नहीं मारा जाता। तो वो थीम को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो जैसे ये चार्ट है, अब इस चार्ट के अंदर आप सेवेंथ लॉर्ड एग्जॉल्टेड देखेंगे, शुक्र के साथ है, आप बोलेंगे बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है, आप ऐसा कहेंगे। तो यही मैं कहता हूं कि जो दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है। नवांश के अंदर वही शनि, ये नवांश है यहाँ पे। तो इस नवांश में अगर आप देखेंगे, शनि मीन राशि में चला गया, डुअलिटी, और वो D1 का 8th हाउस पड़ता है, अपने से छठे चला गया। तो वो शादी के बाद कुछ क्वालिटी ऑफ मैरिज में प्रॉब्लम दिखा रहा है, और डुअल राशि में चला गया तो डुअलिटी दिखा रहा है। नवांश का जो सेवंथ लॉर्ड है वो भी अपने से अष्टम चला गया और जेमिनाई में चला गया, यानी डुअल साइन में चला गया। मंगल क्योंकि हस्बैंड का कारक है महिलाओं के लिए, तो वो D1 में भी डुअल साइन में, नवांश में भी डुअल साइन में है, ये एक महिला का चार्ट है। शुक्र वो भी डुअल साइन में है। तो ये डुअलिटी बहुत सारी चीजों को दिखाती है कि इनकी मैरिड लाइफ में डुअलिटी है। अब जरूरी नहीं कि आपके बहुत सारे डुअल साइन में प्लैनेट हो तो आपकी दूसरी शादी होगी, उसके लिए ब्रेकअप भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे मंगल है, मंगल कन्या का है, और वो केतु का राशि लॉर्ड होके बैठा हुआ है, और राहु के त्रिकोण में बैठा है, वो भी डिग्रीकली कम। तो डेफिनेटली वो मंगल पीड़ित हो गया, यानी कि वो मैरिड लाइफ में ट्रबल आएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि मंगल को राहु देख रहा है तो डिफरेंट कास्ट कल्चर से शादी कर लेती, तो ऐसा नहीं होता, है ना। वो एक अलग बात है, डिफरेंट कास्ट कल्चर में ही शादी है। जैसे टीना दाबी का जो IAS है, उनका मार्स राहु है, उन्होंने एक मुस्लिम से शादी की, लेकिन वो डाइवोर्स हुआ ना। तो डाइवोर्स के कॉम्बिनेशन अलग होते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि मंगल को राहु देख ले तो मैरिड लाइफ में ट्रबल ही आएगा। हो सकता है आपका सेवंथ लॉर्ड नवांश के अंदर बहुत अच्छी स्थिति में हो, तो वो आपका पार्टनर जो है डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी में रहने वाला या फॉरेन में रहने वाला हो जाता है। लेकिन ऐसा बोलना कि फॉरेन में होगा तो डाइवोर्स नहीं होगा, लोगों के डाइवोर्स फॉरेन में भी होते हैं,
ठीक है, वो फॉरेन चले गए, उनका हस्बैंड फॉरेन में रह रहा है, वहां डाइवोर्स हो गया क्योंकि उसकी शादी, उसके जीवन में दूसरी शादी का योग है। तो इस तरीके की चीजों में आपने नहीं फंसना है। ठीक है, तो इस चार्ट के अंदर ये एक मैंने आपको बताया कि दूसरी शादी का कैसे कैसे हम देख रहे हैं। अब ये होगी कब? आप ये देखिए कि दूसरी शादी हो रही है जब जुपिटर में मरकरी में शनि आ रहा है। जुपिटर में मरकरी में शनि, तो मरकरी शादी दे रहा है। मरकरी कौन है? धनु राशि में बैठा, धर्म की राशि, रिलीजियस सेरेमनी की राशि है धनु राशि। और वो मरकरी चंद्र कुंडली से नवम का स्वामी है। ये चंद्र कुंडली है, वो नवम का स्वामी। मैंने कहा नाइन्थ हाउस बहुत एक्टिव होना चाहिए। और शनि तो सेवेंथ लॉर्ड है ही, जो कि प्रत्यंतर दशा लॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं वो सेवेंथ हाउस भी एक्टिव हो गया, नाइन्थ हाउस भी एक्टिव हो गया। और वही शनि नवांश में भी नाइन्थ का लॉर्ड है। ठीक है, तो यहां पे वो कंफर्मेशन, रिपीटिशन हो रहा है, बेसिकली एनर्जी का रिपीटिशन हो रहा है। और यही शनि एग्जॉल्टेड भी है तुला में, तो ये शादी करवाएगा। अब हम इसके बाद, इस दशा के बाद हम क्या देखते हैं? गोचर देखते हैं दूसरी शादी के लिए। वही सेम गोचर, जुपिटर लगन में जा रहा है, ये नीचे चार्ट बना हुआ है, ट्रांजिट चार्ट। जुपिटर लगन में जा रहा है, सप्तम भाव को देख रहा है, नाइन्थ हाउस को देख रहा है। ठीक है, और राहु और केतु भी सप्तम भाव के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, तो शादी वहां पे जरूर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे दोबारा से वही सारी चीजें देखते हैं जो हम पहली शादी के लिए देखते हैं। बस बात यह है कि किस आने वाली किस दशा या गोचर में ये शादी हो रही। ठीक है, वो आपको मैंने बता दिया कि नवांश का नाइन्थ हाउस उसमें बहुत बड़ा रोल निभाएगा। जैसे ये एक चार्ट है, इस चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो नवांश के अंदर शुक्र केतु के साथ है, डुअल साइन में है, कन्या राशि में है। ठीक है, चंद्रमा भी डुअल साइन में है, सैटर्न डुअल साइन में है धनु में, मरकरी जेमिनाई का है, डुअल साइन में है। ठीक है, तो ये एक मेल का चार्ट है, तो मेल के लिए शुक्र पत्नी का कारक है, शुक्र रिलेशनशिप का कारक है। बुध की राशि में होना, केतु के साथ होना नवांश के अंदर, ये मल्टीपल चीजें दिखा रहा है। और नवांश में नीच का जाना केतु के साथ, ये पहली मैरिज में ब्रेक भी दिखा रहा है। तो अब दूसरी शादी कब हो रही है? दूसरी शादी हो रही है जब सूर्य में शुक्र में केतु आ रहा है। शुक्र कौन है? नवांश का नाइन्थ का लॉर्ड है। शुक्र यहां पर भी, शुक्र नेचुरली ऑपोजिट सेक्स का कारक है। मैंने कहा शुक्र एक्टिवेट होता ही है जब हमारी शादी होती है किसी की भी। तो शुक्र तो नेचुरल नैसर्गिक कारक है ही। अब दशा तो शुक्र की दे सकती है शादी। अब वो ट्रांजिट में क्या चीज एक्टिव होगी, गोचर के अंदर क्या एक्टिव होगा? अगर आप देखेंगे तो दोबारा से ये ट्रांजिट का चार्ट है। ठीक है, इसमें है वो शनि सेवेंथ लॉर्ड मंगल को देखता है, शुक्र को देखता है। ठीक है, तो शुक्र जो कि कालपुर कुंडली का सेवेंथ लॉर्ड है, वो एक्टिव हो गया शनि द्वारा। जो कि आपका और जो मंगल सेवेंथ लॉर्ड है, वो भी शनि की दृष्टि द्वारा एक्टिव हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, राहु कन्या का जा रहा है, जो कि शुक्र के त्रिकोण में जा रहा है, तो शुक्र को एक्टिवेट कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं शादी के लिए इंडिकेशन दे रहा है कि इसके जीवन में कोई ना कोई महिला आने वाली है। और केतु जो प्रत्यंतर दशा लॉर्ड है, वो चंद्रमा से सेवेंथ लॉर्ड है, तो वो भी यहाँ पे कंफर्मेशन है। तो आप लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, एक रिपीटेशन ऑफ एनर्जी का पैटर्न यहाँ पे जरूर देखते हैं, ट्रांजिट को देखते हैं। बृहस्पति का गोचर अगर आप देखेंगे तो चंद्र कुंडली के चंद्र लगन में हो रहा है, तो डेफिनेटली वो वहां से नवम भाव को, चंद्रमा के चंद्र कुंडली से नवम भाव को वो एक्टिव कर रहा है। ठीक है, तो ये दूसरी शादी की तरफ इशारा कर रहा है। तो आपने क्या देखना है? नवांश का नाइन्थ हाउस जरूर देखना है दूसरी शादी के लिए। सेवेंथ हाउस और सेवेंथ लॉर्ड जन्म कुंडली का एक्टिव होना चाहिए, डबल ट्रांजिट के थ्रू, जुपिटर के थ्रू, राहु केतु के थ्रू, तब वो शादी देगा। यानी कि पहली शादी के लिए भी सेवेंथ हाउस, दूसरी शादी के लिए भी सेवेंथ हाउस ही देखना होता है। बस इसमें नवांश के नाइन्थ हाउस का थोड़ा सा रोल आ जाता है। D1 के भी नाइन्थ हाउस का रोल है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए आप नवांश का नाइन्थ हाउस भी जरूर देखेंगे। ठीक है, जैसे ये एक चार्ट है, इसमें धनु लगन है और मिथुन जो है यहाँ पे पड़ता है सप्तम भाव में, डुअल साइन में है D1 के अंदर ही। ठीक है, केतु के साथ है, कन्या में चला गया, जो कि कालपुरुष कुंडली में अपने से छठी अपने से जो कि कालपुरुष कुंडली में 12वीं राशि से छठी राशि है, यानी कि रिलेशनशिप का व्यय है और डुअलिटी की राशि है, तो वहां पे चला गया। अब वो नवांश के अंदर भी कहीं ना कहीं डुअल साइन में चला गया, मीन राशि के अंदर अगर आप यहाँ पे देखते हैं, और वो नीच का हो गया, केतु के साथ है। तो वो पहली मैरिज में कुछ ना कुछ ट्रबल दिखा रहा है और दो शादी का योग दिखा रहा है। यहाँ पे मंगल भी डुअल साइन में है, राहु केतु भी डुअल साइन में है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें डुअलिटी में चली गई। ठीक है, अब शादी कब हो सकती है दूसरी शादी? जब मरकरी में मून में राहु आ रहा है। ठीक है,
मरकरी 7th लॉर्ड ही है, ठीक। मून कौन है? मून नवांश का 9th लॉर्ड है, मून नवांश का 9th लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं वो 9th हाउस को एक्टिव कर रहा है, ठीक। और मून क्योंकि राहु के साथ है तो वो जुपिटर के भी रिजल्ट देगा, क्योंकि राहु का राशि लॉर्ड है तो वो जुपिटर कौन है? लगन लॉर्ड है। अब मरकरी में, मून में, राहु में शादी हो रही है, तो गोचर देख लेते हैं। गोचर में क्या हो रहा है कि शनि लगन में गोचर कर रहा है, वो सप्तम भाव को देख रहा है। जुपिटर 11वें भाव में जा रहा है तो वो भी सप्तम भाव को देख रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि जो थर्ड का लॉर्ड है वो धनु राशि में लगन में गोचर कर रहा है, तो इस वजह से भी वो शादी का कुछ ना कुछ दिखा रहा है। जुपिटर इस लगन के अंदर लगन लॉर्ड हो जाता है, उसका लिब्रा में जाना और सप्तम भाव को देखना अपने आप में शादी के योग को ट्रिगर करता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम शादी का देखते हैं सेकंड सेकंड मैरिज के लिए भी। जैसे ये एक चार्ट है, इस चार्ट के अंदर पहली शादी ब्रेकअप हो जाता है, जो शुक्र है 7th लॉर्ड है वो डुअल साइन में चला गया, कन्या में चला गया, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत वाला है। शनि और सूर्य भी धनु राशि के हैं, डुअल साइन में है, तो डुअलिटी बहुत ज्यादा है। नवांश के अंदर मैंने कहा था कन्या और पाइसिस बहुत सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि ये डुअल राशियां हैं, डुअलिटी है, और कन्या तुला से 12वीं पड़ती है, जो कालपुरुष कुंडली में 7th हाउस है उससे 12वीं पड़ती है, तो इस वजह से भी वो कन्या राइजिंग नवांश के अंदर थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है। तो अब शादी कब हो रही है? जब जुपिटर में वीनस में सैटर्न आ रहा है। नवांश के अंदर वो वीनस कौन है? नवम का स्वामी है। वीनस यहाँ पे 7th लॉर्ड है D1 के अंदर, और वीनस तो कारक भी है शादी का मेल के चार्ट के अंदर, तो वो एक्टिव हो गया, तो वीनस तो देगा ही देगा। अब जुपिटर में वीनस में सैटर्न में शादी हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि सैटर्न जो है चंद्रमा से नवम भाव में बैठा हुआ है, तो यानी कि D1 के अंदर 9th हाउस एक्टिव है, 7th हाउस एक्टिव है, D9 के अंदर भी 9th हाउस एक्टिव है, शुक्र एक्टिव है, तो ये शादी दे सकता है। अब कौन सा गोचर देगा? तो गोचर के अंदर हम देखते हैं कि जुपिटर का गोचर कहां हो रहा है? जुपिटर का गोचर हो रहा है बृहस्पति के त्रिकोण में और सप्तम भाव के त्रिकोण में, यानी वो 7th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है और जुपिटर को भी एक्टिवेट कर रहा है, जो रिलीजियस सेरेमनी का कारक है। तो इस प्रकार से हम चीजें थोड़ा सा अपने जीवन में देखते हैं। राहु और केतु का गोचर एरीज लिब्रा में एक्सिस में होना, चंद्रमा से सप्तम और लगन में होना, ये भी एक इंडिकेशन दे रहा है कि वहां पे शादी हो सकती है। थर्ड लॉर्ड जो शनि है वो नवम भाव में गोचर कर रहा है, जो कि हमने पहली शादी के लिए भी देखा था। तो कहीं ना कहीं 9th हाउस जुपिटर, क्योंकि जुपिटर रिलीजियस सेरेमनी का कारक है, वो एक्टिव जरूर होगा। आपने पहली शादी के लिए भी 7th हाउस और 9th हाउस देखना है, जुपिटर देखना है, क्योंकि जुपिटर 9th हाउस का कारक है, ठीक है। महिलाओं के लिए मंगल देख लेना है और पुरुषों के लिए शुक्र देख लेना है। जब आपको नेचर देखना है पति और पत्नी का, तो पहली शादी में हम शुक्र को पत्नी लेते हैं, दूसरी शादी में मरकरी को लेना है नेचर देखने के लिए कि वो किस प्रकार का उसका नेचर हो सकता है, या उसकी दूसरी शादी चल सकती है या नहीं, ठीक है। और महिलाओं के लिए बृहस्पति को देखना है कि बृहस्पति उसका सेकंड हस्बैंड है, तो नाड़ी के हिसाब से मैं बता रहा हूं, वहां से आपको क्लैरिटी आएगी। तो ट्रांजिट और दशा आप वैदिक के लगाइए, और जो अगर करेक्टरिस्टिक जानने हैं स्पाउस और उसके, तो आप उसके लिए नाड़ी का इस्तेमाल करिए। तो आई होप ये आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि किस प्रकार से सेकंड मैरिज भी 7th हाउस से ही देखनी चाहिए, कि वो कब हो रही है, कब होने के लिए 7th हाउस से ही देखनी चाहिए। 7th हाउस ही एक्टिव होगा, 9th हाउस देखना चाहिए, नवांश का 9th हाउस भी देखना चाहिए, कंफर्मेशन आता है। तो इस प्रकार से हम डिविजनल चार्ट्स को इस्तेमाल करते हैं किसी इवेंट के लिए, मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए। आई होप आप इस वीडियो को बहुत शांति से देखेंगे, चीजों को समझेंगे, और जो भी आपके सवाल हो कि मेरी सेकंड मैरिज कब होगी, उसके जवाब आपको मिले होंगे। डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे अपने आने वाले कोर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।